Hello everyone. So as all of us are aware and we're preparing for judiciary that we have a paper which is based on the general studies. It's called the English essay paper which is generally asked in the mains. So we're going to have a basic class on that today. We're going to start our classes for that paper today. And for that मैंने काफ़ी सारी वो जो टॉपिक्स हैं डिसाइड करे हैं आप लोगों के लिए जो हम डिस्कस करेंगे अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो लास्ट ईयर आई है वो क्या है कि जैसे हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी जो कंट्री की है वो कैसे चेंज हुई है, कैसे अभी तक जो थी और उसके क्या बेसिक की फीचर्स हैं वो हम इसमें देखेंगे. तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, तो एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्राइमरीली मैनेज्ड बाय द स्टेट रन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम. जो स्टेट रन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू हम एजुकेशन को इंडिया के अंदर मैनेज करते हैं. एजुकेशन आप सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जो कि आपका राइट टू फ्री एजुकेशन आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आता है, जो अमेंडमेंट हुई थी हमारी 2009 के अंदर जो एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग. सो अंडर द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड एज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन की बात करते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जनवरी 2020. तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 29 जनवरी 2020 को ये लास्ट ईयर जो है यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया. ठीक है, तो बेसिक जो विजन है इसके एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी हमारी वो इसके अंदर पूरा ले डाउन करा गया है. द न्यू पॉलिसी रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986. तो इससे पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी वो 1986 की थी, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी. उससे पहले जो हमारी चल रही थी वो इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस करी थी, दैट वाज इन 68. तो उनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया लेंगे, उसके बाद हम जो करंट पॉलिसी है उसके ऊपर आएंगे. तो अभी जो है थोड़ा बैकग्राउंड हम दे रहे हैं. द पॉलिसी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया. तो क्या कह रहा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है वो अलग अलग लेवल्स पे बात करती है. फर्स्ट बात करती है अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो जनरली जो स्कूल्स के अंदर आपके प्राइमरी स्कूल से लेके क्लास 12th तक की जो बात होती है दैट इज़ योर एलिमेंट्री एजुकेशन. देन आफ्टर क्लास 12th इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन फ्रॉम क्लास 12th अप टू योर PhD. तो वो सारी जो पोर्शन है वो आपका हायर एजुकेशन में आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग जो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के अंदर होगा. तो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाई 2021. ये 2021 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा. एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस आएंगे 2021 से स्टार्ट करने का ये प्लान कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ब्रीफ टाइमलाइन मैंने यहाँ पर डाल दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो 1947 के बाद का जो सिनेरियो है हम उसको ही देखेंगे, उससे पहले का हम नहीं देखेंगे. इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कैसे एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया के अंदर डेवलप हुई वो हम देखेंगे. तो पहले हम देख सकते हैं कि 68 के अंदर जो है यहाँ पे 1968 के अंदर फर्स्ट पॉलिसी आई, उसके बाद आई 1986 के अंदर. तो ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जो आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई. आफ्टर दैट इन 1986 द राजीव गांधी गवर्नमेंट, इसके अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई. उसके बाद यही एजुकेशन पॉलिसी आपकी चलती रही. And in 1992 there were certain reforms in this, certain changes in 1986 एजुकेशन पॉलिसी जो इसके अंदर लाए गए. सिमिलरली उसके बाद 2005 के अंदर द मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपकी जनरली जो IITs जो हैं, AIPMT का जो एग्ज़ाम था क्लास 12th के बाद, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करी गई. 1992 की जो गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें नई लेके आई थी. बट जो बेसिक अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 वाली ही रही. उसके बाद 2016-17 के अंदर जाके काफ़ी नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की बात हुई. तो आफ्टर दैट वी हैव दिस 2020 एजुकेशन पॉलिसी. सो कमिंग टू द प्रेजेंटेशन हियर इन फ्रंट ऑफ अस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन योर जनरल पेपर ऑल्सो, फॉर इन योर जनरल स्टडीज़ पार्ट ऑल्सो, कि ही वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. ही वाउच्ड फॉर अ यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम. द यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और कोठारी कमीशन. ये तीन कमीशन बेसिकली, द कोठारी कमीशन विच वाज द होल डिसाइडिंग फैक्टर विच लेड टू द
दिस 1968 एजुकेशन पॉलिसी, जिसके रिकमेंडेशंस के ऊपर आपकी 1968 की एजुकेशन पॉलिसी, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, वो हमारी कोठारी कमीशन के बेसिस पे है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डेवलप प्रपोजल्स टू मॉडर्नाइज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। द नेहरू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपके IITs 1968 वाली एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आ गए थे। तो काफ़ी पुराने और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस जिनको हम बोलते हैं, वो आपके 1968 के अंदर ही आ गए थे। 1961 द यूनियन गवर्नमेंट फोर्स्ड फॉर्म द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT हम बोलते हैं, एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड एडवाइस बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसीज। तो ये आपका ब्रीफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्टोरिकल पार्ट है, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक आगे जो करंट पॉलिसीज़ को जानने के लिए कहीं ना कहीं एक एलिमेंट्री चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन केस अगर आपको अपना आंसर लिखना है, फ्रेम करना है, तो यू कैन ऐड ऑल दीज पॉइंट्स इनटू दैट, जिससे एक बेटर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, हिस्टोरिकल पार्ट जो है, आप उसको दोगे तो बेटर रहेगा। कमिंग टू द नेशनल 68 एजुकेशन पॉलिसी, पहली एजुकेशन पॉलिसी जो थी, जैसे मैंने बताया, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968 विच कॉल्ड फॉर अ रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। एक रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेटेड जो चेंजेस थे वो चाहिए थे। हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज थी उस टाइम पर, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक कमीशन लाया गया था, कोठारी कमीशन। उसके बेसिस के ऊपर एक पॉलिसी डिवाइस होगी। एंड प्रपोज्ड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्रेटर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी। किस लिए लाई गई थी? इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हर किसी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले। किस लिए? टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, ग्रेटर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि एजुकेशन पॉलिसी की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन भी हो और ग्रेटर कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। द पॉलिसी कॉल्ड फॉर अ फोकस ऑन द लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस डाला गया। आउटलाइनिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला। अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट था कि आपकी जो एजुकेशन जो आपको दी जाएगी वो बेसिकली 3 लैंग्वेजेस के अंदर होगी। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है ही, एक होगी आपकी हिंदी लैंग्वेज, और स्टेट्स, जैसे हमारा स्टेट्स जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइडेड है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर भी विल हैव अ लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट लैंग्वेज के अंदर भी बात की जाएगी। द पॉलिसी ऑल्सो इनकरेज द टीचिंग ऑफ एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज। ऑफ कोर्स संस्कृत लैंग्वेज की भी बात की गई, हेरिटेज की लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली इसकी भी बात हुई, तो संस्कृत को भी इंपॉर्टेंस दिया, विच वॉज कंसिडर्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। तो ये बेसिक 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रहें तो बेटर है, आप इनको इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। देन द सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई, राजीव गांधी इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इट कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फोसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो जो डिस्पैरिटीज़ थी आपकी, जो सोशल डिस्पैरिटीज़ थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और मे बी पीपल बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो था वो एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि नहीं मिल रहा था। टू अचीव सच अ सोशल इंटीग्रेशन, तो इस सोशल इंटीग्रेशन के लिए द पॉलिसी कॉल्ड फॉर एक्सपैंडिंग स्कॉलरशिप्स की बात की गई, अडल्ट एजुकेशन की बात की गई, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम द SCs, इंसेंटिव्स फॉर द पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली। तो इंसेंटिव्स भी नए लाए गए कि जो गरीब जो लोग हैं, जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइडिंग हाउसिंग सर्विसेज। द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉल्ड फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। बच्चे के ऊपर फोकस करके आप एजुकेशन उसे देंगे, बच्चे का बेसिक टेम्परामेंट कैसा है, तो वो सब चीज़ें जैसे होती हैं उनके ऊपर बेस्ड जो प्राइमरी एजुकेशन थी तो चाइल्ड सेंट्रिक थी वो कहीं ना कहीं। एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल्स नेशन वाइड। द पॉलिसी एक्सपैंडेड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जिसकी हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो कल्चर इस टाइम पे शुरू हुआ, विच हैज़ बिन क्रिएटेड इन 1985 के अंदर आपकी इग्नू स्थापित हुई। द पॉलिसी ऑल्सो कॉल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑन द ग्रास रूट लेवल ऑफ रूरल इंडिया। सो बेसिकली जो 1986 एजुकेशन पॉलिसी का था, टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू पीपल फ्रॉम ऑल द सोशल स्टेट ऑफ द सोसाइटी।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। अब हम आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, जो करंट एजुकेशन पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर है आज की क्लास का, वो ये है। इन 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलीज्ड अ ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के अंदर बात की गई, विच वॉज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ पब्लिक कंसल्टेशंस। द ड्राफ्ट NEP discusses reducing curriculum content to enhance essential learning, critical thinking, and more holistic experiential discussion based and analysis based learning। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या देखा जाता था कि इट वॉज बेसिकली द होल एजुकेशन सिस्टम वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द रोट लर्निंग मेथड। आप रट्टे मार के कुछ भी लर्न करके आप एग्ज़ाम में लिख देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, मोर एम्फोसिस बीइंग गिवन टू क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप सोच पाओ उस चीज़ को, ठीक है, आप उसके ऊपर सोच विचार कर पाओ, उसका रीज़न ढूंढ पाओ कि कोई एक चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है। एसेंशियल लर्निंग, होलिस्टिक एक्सपीरियंशियल डिस्कशन बेस्ड, डिस्कशन होगा, किसी बात कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको सोल्यूशन दिया नहीं जाएगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन डिलिबरेशंस, आप बात करोगे, एनालिसिस करोगे उस चीज़ का, फिर एक आप पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर पहुँचोगे। It also talks about revision of the curriculum and pedagogical structure from 10+2 system to a 5+3+3+4 system। अभी जो 10+2 सिस्टम जो हमारा चल रहा था क्लास 10th और उसके बाद 2 क्लासेस और 11th 12th, ये जो है वो चेंज हो जाएगा आपका 5+3+3+4 के अंदर। अब ये 5+3+3+4 क्या है उसको हम अभी पढ़ेंगे आगे वाले में। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जा सकता है आपके जनरल स्टडीज़ के अंदर कि भाई कैसे चेंज हुआ है। सिस्टम डिज़ाइन एंड एफर्ट टू ऑप्टिमाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि सोचने की क्षमता जो है बच्चों की वो डेवलप होनी चाहिए। रादर दैन उनको एक पकी पकाई चीज़ नहीं मिलनी चाहिए कि भाई आप ये याद कर लीजिए, ये आप उसका आंसर लिखाना, तो ये चीज़ नहीं होगी। आप उसको सोचने के ऊपर, उसको सोचने के लिए तैयार करेंगे। On 29 July 2020 वही डेट, द कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद एन एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जो बात करते हैं। मोर एम्फोसिस ऑन रीजनल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग। अब इस पॉइंट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ भी करा गया है कि आपने कहीं ना कहीं इंग्लिश की वैल्यू जो है उसको कम कर दिया है, क्योंकि आपने रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर एम्फोसिस ज़्यादा दे दिया है। तो बट इन अ वे सही भी है, क्योंकि हमारे स्टेट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइडेड हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम या तो हटा रहे हैं या मतलब उसके अंदर काम ही नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास पूरी लिबर्टी होगी, स्टेट्स के पास लिबर्टी होगी कि आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना है तो कीजिए, अदरवाइज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वेयर इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट इन मोस्ट स्कूल्स तो वो भी चलता रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द 5+3+3+4 स्कूल सिस्टम, ये क्या है? 5 years ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च, फाउंडेशनल एजुकेशन, 3 years ऑफ प्रिपरेटरी, 3 years ऑफ मिडिल स्कूल एंड 4 years ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसा जान लीजिए कि 5+3+3+4 है जो 10+2 स्ट्रक्चर से चेंज होकर आ गया है, इसको हम आगे देखेंगे। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम। तो ये जो है पहले हमारे लिए क्या होता था कि 10th करने के बाद बच्चे को क्या होता था, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू गो फॉर what to say, he was expected to choose a stream, for example ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन सब चीज़ों को में से आपको एक स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था कि आपकी स्टडी उसी के अंदर कैरी होगी। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रीम्स हटा दी गई हैं। अब क्या होगा कि आप एक बच्चा जिसको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मुझे हिस्ट्री पढ़नी है और उसके साथ मुझे बायो भी पढ़नी है, तो वो चीज़ मैं क्लब कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसको फिज़िक्स बड़ी अच्छी लगती है और उसके साथ वो हिंदी भी पढ़ना चाहता है या फिर उसके साथ वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, या फिर इको पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स, तो वो सब उसके पास लिबर्टी होगी कि भाई मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है तो वो ये चीज़ें क्लब करके पढ़ सकता है। पहले उसको होता था कि भाई मेरे को एक सपोज चीज़ अच्छी लगती है बट वो कॉम्बिनेशन में नहीं आ रही उस स्ट्रीम के, तो मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ पाऊँगा। बट अब ऐसा नहीं है। 10+10 एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स विल टेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट रोड लर्निंग। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को रादर दैन रोड लर्निंग। आप रट के जाओगे वैसा नहीं होगा, रट के नहीं चलेगा काम। आपको समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ऐसे क्यों करती है।
इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर कॉलेज एडमिशन, रिन्यूड इम्पोर्टेंस टू संस्कृत। ये पॉइंट्स कुछ अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाएगा वैसे भी। ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप कैंपसेस इन इंडिया। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी यूनिवर्सिटीज़ की। अब पहले क्या होता था, देयर वाज सेम ब्रेन ड्रेन काफ़ी होता था। वो ब्रेन ड्रेन क्या है कि बच्चा यहाँ से पढ़ के 12th करके अपना हायर एजुकेशन के लिए सपोज बाहर जा रहा है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू कीप द थिंकिंग माइंड्स ऑफ इंडिया इन द कंट्री इटसेल्फ, क्या होगा, फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, तो उनको कहा जाएगा कि आप लाइए, अब यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। दे विल बी आस्क्ड टू इन्वेस्ट, देयर यूनिवर्सिटीज़ विल बी सेटअप इन द इंडियन, जो यूनिवर्सिटीज़ को है वो जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको यहाँ पर इंडिया में ही सेटअप करो, ताकि बच्चे उन्हीं के अंदर जाके पढ़ लें, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। स्कूल स्टूडेंट्स टू हैव 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग का पॉइंट है। 10 दिन ऐसे होंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जब वो बैगलेस स्कूल जाएंगे, उनकी वर्कशॉप्स होंगी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, कोई बच्चा पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, सपोज उसको लग रहा है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी आगे जाके, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल जॉब्स करने हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग है आपका, ठीक है, कारपेंटरिंग है, पेंटिंग है, ऑल दीज थिंग्स। अब जनरली क्या होता था कि इस टाइम पे एजुकेशन को, इन सब चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं कि नहीं ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट किसी को अब ये है कि इससे क्या होगा, डुअल प्रोसेस जो है, इससे ये जो चीज़ें हैं इनकी भी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, बिकॉज यू आर टीचिंग दी स्किल्स इन द स्कूल। इनको स्किल्स को सिखा रहे हो आप, और बच्चे को अगर नहीं कर रहा तो वो, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई छोटा काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो वो जाके उस चीज़ को भी सीखेगा, उस चीज़ के ऊपर काम कर सकता है। अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। अब डिजिटल लर्निंग, सब कुछ काम, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो भी ऑनलाइन ही हो रहा है, तो क्या है, डिजिटल लर्निंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आफ्टर द पोस्ट कोविड सिनारियो। सब कुछ कोडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 6 के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइज होगा सब कुछ। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स इन यूजी एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन के अंदर हम जब बात करेंगे तो आपको मिला जाएगा कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर आप अपना कॉलेज जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आप इन पोर्शंस के ऊपर छोड़ के जा सकते हो, और आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप री एंटर कर पाओ एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। अगर आपको पढ़ाई बीच में छूट जाती है, आप छोड़ देते हो, तो उसी हिसाब से आपकी रेटिंग होगी, आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मिलेगी। और बीच में अगर छोड़ जाते हो तो आप दोबारा से उसको वहीं से कंटिन्यू कर पाओ, रादर दैन उसको दोबारा से जो फर्स्ट ईयर से आप अपना कंटिन्यू करो। तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपके बेसिक हाइलाइट्स हैं। अब हम आते हैं स्कूल एजुकेशन के ऊपर। 10+2 स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड विद 5+3+3+4 मॉडल, जो हम बात कर रहे थे। अब ये जो है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है। दिस पोर्शन ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज़ द पार्ट वेयर ही स्पेंड्स दिस पोर्शन ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज़ द एज विच ही स्पेंड्स एट होम। घर पे खेलता कूदता है, घर पे रहता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो 6 साल का होता है तो वो अपना स्कूल एंटर करता है, क्लास फर्स्ट के अंदर या क्लास किंडरगार्टन के अंदर, केजी के अंदर। और उसकी एज जो पढ़ाई शुरू होती है वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक चलती है, 16 ईयर्स ऑफ एज तक। उसके बाद आपके जो होते हैं स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं, दो साल, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसको चेंज करके हमने ये बनाया 5+3+3+4, ये 5 साल। अब यहाँ पर बच्चा क्या होगा, 3 साल की उम्र के अंदर ही एंटर द स्कूल, ठीक है। उसके बाद 2 साल, और ये आपकी क्लास 1 और 2 होगी। इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा घर पर था इस टाइम पर, वो स्कूल जाएगा, सोशल स्किल्स अपनी थोड़ी बहुत जो बचपन की होती है, ही विल लर्न दैट। उसके अंदर क्या होगा, उसको स्कूल के प्रति जो होता है, ही विल स्टार्ट लाइकिंग दैट स्कूल। अब उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखते थे कि उसको पसंद ही नहीं आ रहा, ऑल ऑफ अ सडन ही उसका जो बिहेवियर है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर, जो इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स है, उसके अंदर वो स्कूल, यानी आप 6 साल के अंदर उसको स्कूल में डाल रहे हैं, तो वो तो बोलेगा मुझे स्कूल नहीं जाना। तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। आप पहले से ही उसको प्ले स्कूल में डाल दो। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा खेलेगा तो उसको धीरे धीरे स्कूल जाना नया नहीं लगेगा एकदम से जब वो जाएगा। तो यही 5 साल जो है कुछ खास पढ़ाई होने नहीं वाली यहाँ पर। ये फाउंडेशनल जो आपका होगा स्टेज होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इस टाइम पर।
तो 3 साल प्ले स्कूल और 2 साल क्लास 1 एंड 2. वैसे ही 3 साल 3 to 5 classes, 3 years. After that 3 years from class 6 to 8, and then 4 years from class 9 to 12. These stages can be divided as functional, preparatory, middle and secondary. So this is important. The new academic structure will be talking about this in detail in the coming slides. Now the 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure. The earliest structure we've talked about was the 10 plus 2 structure starting at the age of 6 years. The present structure is 5 plus 3 plus 3 plus 4. School starting at the age of 3 years. We've already talked about this. अब जो फाउंडेशनल स्टेज जो होगा आपका, जो पहले 5 साल है आपके ये वाले 5, दैट विल बी 3 years ऑफ प्ले स्कूल, 2 years ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लासेस 1 and 2. कोई एग्ज़ाम नहीं होगा. बेसिकली टू डेवलप एन एमिकेबल रिलेशनशिप विद द स्कूल. स्कूल को लाइक करे बच्चा, इसलिए आप इसको लेके आएंगे. इसके अंदर जिसका प्राइम मोटिव जो होगा वो ये होगा. फिर प्रेपरेटरी स्टेज. प्रेपरेटरी स्टेज आपका होगा 3 years का. उसके अंदर क्लासेस 3 to 5 होंगी. एक्टिविटी बेस्ड होगी स्टडीज़. लैंग्वेज को आप इंट्रोड्यूस करोगे, मदर टंग को लेके आओगे, और नेशनल जो नेशनल यहाँ पर गलत लगा हुआ है, जो रीजनल लैंग्वेज होगी स्टेट की वो आएगी. दैट इज़ ऑल्सो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट. अगर स्टेट को इंट्रोड्यूस करनी है तो कर सकता है, अगर नहीं करनी तो कोई ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 3 के अंदर. इसके बाद आएगा आपका मिडिल स्कूल. मिडिल स्कूल क्लास 6 के अंदर कोडिंग स्टार्ट करा देगा. वोकेशनल कोर्सेज जिसकी हमने बात करी है पहले, वो इस टाइम पे इंट्रोड्यूस होंगे मिडिल स्कूल के अंदर. साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स जो आपके ऑलरेडी भी पढ़ाए जाते हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे. प्लस एक इंडियन एडिशनल लैंग्वेज भी यूज़ हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी. सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 years. स्ट्रीम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है. जो अभी तक स्ट्रीम्स चल रहे थे वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं. ऑप्शन टू चूज़ मल्टीपल सब्जेक्ट्स वही है. अगर मुझे हिस्ट्री के साथ मेरे को साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं ले सकता हूँ. एनालिटिकल थिंकिंग्स रादर दैन रोट लर्निंग. ऑब्वियसली सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे यहाँ पर. क्लासेस 9 से लेकर 12 तक ये फेज़ होगा. और एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को भी अभी तक जैसे इंट्रोड्यूस करते आए थे, फ्रेंच चलती थी, जर्मन चलती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस चलती थी, तो यहाँ पर भी फ़ॉरेन लैंग्वेज चलेगी आपकी. कमिंग टू द पार्ट ऑन हायर एजुकेशन. अब हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ आफ्टर योर क्लास 12th. इट प्रपोजेज अ 4 year मल्टी-डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री अंडर एन एजुकेशन प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. आपकी पहले क्या होती थी, डिग्रीज होती थी. BA, ठीक है, सपोज BSc, ठीक है, B.Arch. अब ये सब चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, डिग्रीज नहीं होगी. एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा आपका. यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो आप सब्जेक्ट ले लीजिए. इसमें एक और चीज़ जो होगी आपका, 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अगर आपको छोड़ना है आप छोड़ के जा सकते हो. अगर कोई बाई चांस आपको एजुकेशन अपनी छोड़नी भी पड़ेगी तो यू हैव लिबर्टी टू लीव इट एंड देन री एंटर एट द सेकेंड ईयर. उसके अंदर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद यू विल हैव अ डिप्लोमा. ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके 3 साल जब आप कर लोगे तो आपको एक बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी. 3 साल के बाद आपको मिलेगी डिग्री. तो नॉर्मली जो जॉब्स वगैरह होंगे उस टाइम पे आप जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो आप डिग्री करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. चौथा जो होगा 4 year का, 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो जनरली उसलिए होगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और पढ़ना है या फिर मेरे को हाई स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आप एक 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री भी कर सकते हैं. किसी भी फेज़ के ऊपर आप छोड़ के जा रहे हैं कंप्लीट करके, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन टू री एंट्री, जिसकी हमने बात यहाँ पर प्रोविज़न फॉर री एंट्री की बात करी है. अब मास्टर्स की बात जो है, मास्टर कैसे होगा. मास्टर्स होगा 3+2 और 4+1 के पैटर्न के अंदर. 3+2 4+1 का पैटर्न क्या है कि मिनिमम 3 years आपके कंपलसरी हैं. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू एंगेज इन मास्टर्स. आपने सपोज यहाँ पर 3 year का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद यू विल बी अलाउड टू हैव द मास्टर्स डिग्री इफ़ यू कंप्लीट 2 years ऑफ फर्दर स्टडीज़. 2 साल का आपको और पढ़ना पड़ेगा, एक आपका ये और 1 साल का आपका मास्टर्स. और वैसे ही अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कर ली है 4 साल की, तो आपको सिर्फ 1 साल पढ़ना पड़ेगा. तो दैट इज़ 3+2 एंड 4+1. एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी. एमफिल अब नहीं होगी. पहले तक एमफिल हो रही थी, अभी तक एमफिल कई चीज़ों पे डिसकंटिन्यू हो गई, जैसे लॉ में डिसकंटिन्यू हो गई है, एमफिल नहीं होती कई जगह पर. तो अब एमफिल को कहीं पे भी नहीं होगा. PhD वैसे के वैसे चलेगी. अब ये कुछ नई बॉडीज़ जो हैं वो सेटअप होंगी, इनके ऊपर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट
नहीं हैं, बट आपको आंसर इंक्रीज़ करने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आ जाएगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये जो चीज़ें आप नेट पे पढ़ सकते हैं। इनके ऊपर हम इतना डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, बट द स्लाइड इज़ देयर इन ऑर्डर टू नो, इन ऑर्डर फॉर योर, बट द स्लाइड इज़ देयर इफ़ यू वांट टू रिसर्च मोर अपॉन दीज एजुकेशन अथॉरिटीज़। टीचर एजुकेशन की बात की गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। टीचर एजुकेशन क्या है कि जनरली इट इज़ सीन दैट द टीचर्स हु आर टीचिंग, उनकी एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, वो टीचर्स बन गए हैं, बट समहाउ दे आर नॉट वेल एडेप्ट, वेल इन्फॉर्म्ड, उनको पढ़ाने के स्किल्स इतने अच्छे तरीके से नहीं आते तो बच्चा समझ नहीं पाता। तो टीचर्स को ऐसा मतलब वर्कशॉप्स होंगी उनके लिए क्लासेस होंगी, उनके लिए स्किल्स उनको सिखाई जाएंगे कि हाँ आप कैसे बच्चों को इंगेज कर सकते हो, बेटर टीचिंग मेथड्स कैसे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे पढ़ाने के लिए। तो वो सब चीज़ें टीचर एजुकेशन में आएगा। NEP 2020 puts forward many policy changes when it comes to teachers and teacher education. To become a teacher, a 4-year bachelor of education will be minimum requirement. 4 ईयर की जो डिग्री है आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी अगर आपको टीचर बनना है तो। टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल ऑल्सो बी स्ट्रेंथन्ड एंड मेड ट्रांसपेरेंट, ज़रूरी है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल फ्रेम अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2021। नेशनल प्रोफेशन ये the policy aims to ensure that all students at all levels of schools are taught by passionate, motivated, highly qualified, professionally trained and well equipped teachers. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा था कि जो टीचर है वो पैशनेट होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, शुड बी हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो स्टडी है वो और बेटर हो जाएगी। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की अगर पूछे जाते हैं एडिशन में कंक्लूड करने के लिए हम ये लिख सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि अभी तक हमने देखा था कि द करंट जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, इट यूज टू स्पेंड अबाउट 4.5% to 3% ऑफ द GDP ओनली एजुकेशन के ऊपर। अब ये क्या है, ये अमाउंट हमने इस नंबर को हमने 6% तक कर दिया है कि अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होगी वो जो GDP का 6% के बराबर होगी, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी अब एजुकेशन के अंदर। स्कूल फ़ीस की जो थी वो रेगुलराइज होंगी। जो स्कूल फ़ीस जो चल रही थी अभी तक, अभी क्या था कि प्राइवेट स्कूल्स का देखा जाता था, दे वर एट लिबर्टी टू सेट देयर फीस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स एंड फैंसीज। तो ये चीज़ हम चेंज करके एक रेगुलराइजेशन करेंगे कि भाई गरीब बच्चे का बेटा या बेटी वो भी एक नॉर्मल स्कूल के अंदर जाके पढ़ पाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, बात करी है। रिज़ल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हमने अभी तक बात नहीं करी। रिज़ल्ट जो आएगा उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन की बात की गई है। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है कि पहले क्या होता था कि आपकी जो टीचर्स थे वो आपको जज करते थे, आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता था। अब उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके जो मार्क्स होंगे वो आप खुद से भी जज करोगे, आपके फ्रेंड्स भी जज करेंगे। अब इससे क्या होगा कि देयर विल बी 2 पॉजिटिव पॉइंट्स टू दिस। एक तो व्हेन यू आर लेटर ऑन इन लाइफ आफ्टर पासिंग द स्कूल यू आर एंगेज विद मैनी डिफ़िकल्टीज़, आपको कुछ नई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसमें आप वैलिडेशन ढूंढते हो कहीं ना कहीं लोगों का। तो वो सेल्फ वैलिडेशन के चक्कर में जो आपको पहले इवैल्यूएट करते थे तो आप उसमें डिसीजंस ले नहीं पाते। तो बचपन से ही आपको डिसीजन लेना सिखाया जाएगा लाइफ के बारे में कि हाँ ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, इसको मैं करूँगा तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो वो सेल्फ इवैल्यूएशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो आपके फ्रेंड्स जो आपको जो बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे उसमें क्या है कि द स्टूडेंट्स विल बी एट एन एमिकेबल रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स। उनको लगेगा कि ये तो मेरे को इवैल्यूएट करेगा और मुझे भी इसको करना है, तो आपस में एक सोशल इंटरेक्शन जो होगा वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि इन दी एंड मार्क्स मुझे इसी बेसिस पे मिलने हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जाएगा इंडिया में। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, लैंग्वेज की बात हुई है। अब लैंग्वेज को नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करा गया है इंग्लिश के प्रायोरिटी के अंदर, इंग्लिश को हटाने के लिए। पर ये देखा जाए तो एक डायरेक्टरी स्टेप ही है, कंपलसरी स्टेप नहीं है। कई लोग इसे एंटी डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं। अब हालांकि ये पॉलिटिकल पॉइंट है, उसमें नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो पूरे स्टेट्स हैं उनसे बात नहीं कही गई इसको लाने में। तो दैट इज़ वन ऑफ द नेगेटिव विच कैन बी इंक्लूडेड इन योर आंसर। टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड सेंट्रल बॉडी जो है, थ्योरेटिकल एंड नॉट प्रैक्टिकल। अब लोग कह रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़, तो इस बेसिस पे भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक जो हमने भी करा है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो दैट वाज द प्रेजेंटेशन इन टुडेज़ क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।